तीसरे तरह की जो परंपराएं हैं वो है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। तीसरा है कि मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय लुप्त रखे जाते हैं। चौथा है कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। जैसे भारतीय संविधान में कहा जाता है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में भी यही सिद्धांत लिया गया है या यही परंपरा विकसित है कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगा। एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास आता है तो उसको सभी मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण प्रतिनिधि मंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन, पहला पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। इस प्रकार उपरोक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समुचित मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। यद्यपि ये परंपराएं विधि की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी यह विधियों के समान ही मान्य है। प्रत्येक अंग्रेज इन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का सन 1937 ईस्वी के क्राउन के मंत्री अधिनियम, जिसको मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937 कहा जाता है, के पारित होने तक लिखित रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं था। अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे संघर्ष के फलस्वरूप ही प्रतिष्ठित हुई हैं और इनके द्वारा कॉमन सभा सम्राट से शनै शनै शक्ति छीनने में भी सफल हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन परंपराओं का पालन क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है पालन करने की। Why conventions are obeyed? इंग्लैंड में परंपराओं का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अमेरिका में संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाता है। परंपराएं यद्यपि कानून नहीं हैं, तो उनका पालन भी उसी प्रकार क्यों किया जाए जिस प्रकार कानून का पालन किया जाता है। अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। जैसे डाइसी कहते हैं कि इस संबंध में डाइसी कहते हैं कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। यदि परंपराओं को तोड़ा जाए तो कानूनी व्यवस्था अपने आप ही टूट जाएगी। उदाहरण के रूप में, यदि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं किया जाता तो देखने में केवल परंपरा ही टूटेगी, लेकिन वास्तव में कानून भी टूट जाएगा। प्रतिवर्ष संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया गया तो इससे कई कानूनी उलझनें भी उत्पन्न हो जाएंगी। न तो बजट स्वीकृत हो पाएगा, न सेवा संबंधी कानून का नवीनीकरण होगा। यदि संसद का अधिवेशन न बुलाया गया तो दोनों कानूनी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। अधिकृत धन से सेना का वेतन आदि देना गैर कानूनी हो जाएगा। सारी शासन व्यवस्था ही एक तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन डाइसी का जो ये कथन है, इसमें आधा ही सच है। यह ठीक है कि परंपराएं ऐसी हैं जिनका यदि पालन नहीं हुआ तो कानूनी व्यवस्था गड़बड़ाने लगेगी, किंतु परंपराओं के पालन का यही एकमात्र कारण नहीं है।
लावेल कहता है कि संसद संप्रभु है, वह 2 वर्ष का बजट एक साथ भी पारित कर सकती है। सेना अधिनियम 2 वर्ष में एक बार भी पारित करने का निर्णय ले सकती है। यदि वह ऐसा करे तो कानून नहीं टूटेगा, परंपरा अवश्य भंग हो जाएगी। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनके त्यागने से कानूनी उलझनें पैदा नहीं होंगी। जैसे स्पीकर यदि अपने चुनाव के पश्चात दलीय राजनीति में भाग लेना बंद कर दे तो इसके अंदर कोई भयंकर कानूनी परिणाम नहीं होंगे। लावेल कहता है कि इस संबंध में वैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है। परंपराओं को चूंकि जनता का आदर प्राप्त होता है, अतः उनकी प्रतिनिधि सरकार भी उनका आदर ही करती है। लास्की कहता है कि परंपराओं के पालन के 2 कारण हैं। पहला यह है कि परंपराएं प्रचलित सामयिक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं और ये क्रियान्वयन में सहायता करती हैं। दूसरा यह है कि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे की आधारभूत बातों के विषय में एकमत हैं और इस कारण उनसे संबंधित एक सी परंपराएं भी उन्हें समान रूप से मान्य हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि किसी भव्य महल के निर्माण में जो महत्व सीमेंट का होता है, वैसा ही महत्व ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का है। परंपराएं ब्रिटिश संविधान के प्राण कही जा सकती हैं। इसके बिना ब्रिटेन में संविधान एक निर्जीव शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फ्रीमैन ने कहा है कि अब हमारे पास राजनीतिक नैतिकता की पूरी व्यवस्था है जो परिनियमों या सामान्य विधियों के किसी पृष्ठ पर नहीं पाई जाती, परंतु जो व्यवहार में ग्रेट चार्टर या पिटिशन ऑफ राइट्स में शामिल किसी भी सिद्धांत से कम पवित्र नहीं मानी जाती। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे लिखित संविधान के साथ साथ परंपराओं का एक अलिखित संविधान भी विकसित हो गया है। संक्षेप में यदि कहें तो अंग्रेजी संविधान या ब्रिटिश संविधान में परंपराओं के पालन के निम्नलिखित कारण कहे जा सकते हैं। पहला कारण है कि परंपराएं उपयोगी हैं, क्योंकि इनके द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और सरकार अच्छी तरह से कार्य करती है। उनके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वे अपने आप को ढाल लेता है। परिपाटियों के संबंध में नेविल टी कर्क ने लिखा है कि वे इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि किसी समय वे बहुत लाभदायक प्रतीत हुई, क्योंकि उनका लाभ बना रहा, अतः उनकी निरंतरता बनी रही। अब उन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वे ब्रिटिश राजनीतिक नैतिकता का अंग बन गई हैं। दूसरा पॉइंट है कि परंपराएं जन समर्थन पर आधारित हैं। इंग्लैंड की जनता इन परंपराओं का हृदय से पालन करवाना चाहती है और यदि इनका उल्लंघन हुआ तो कानूनी रूप देने से भी नहीं चूकेंगी। इसका प्रमाण है कि लॉर्ड सभा ने 1909 में लॉर्ड जॉर्ज का बजट अस्वीकृत कर दिया था। इंग्लैंड में यह परंपरा विकसित हो चुकी है कि लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित किए हुए बजट को अस्वीकार नहीं करेगी, परंतु लॉर्ड सभा ने यदि ऐसा कर दिया तो कॉमन सभा को भंग कर दिया गया और यह मामला मतदाताओं को सौंप दिया गया। इंग्लैंड के मतदाताओं ने कॉमन सभा की कार्यवाही का समर्थन किया और उदार दल को पुनः सत्तारूढ़ किया। परिणाम स्वरूप 1911 का संसदीय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा लोक सभा की शक्तियों को घटा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश परंपराओं को जन समर्थन प्राप्त है। तीसरा पॉइंट है कि परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को भी सुगम बनाया है। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है। निरंकुशवाद से लोकतंत्रीकरण के मार्ग में परंपराओं ने सहारा देने का कार्य किया है। जहां संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहीं किसी रूढ़ी ने उलझन दूर कर दी।
बर्क ने कहा था कि इनके द्वारा संविधान वर्तमान संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। चौथा पॉइंट है कि परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण किया गया है। क्योंकि परंपराओं ने इंग्लैंड में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण किया है। फाइनर जैसे कहता है कि राजतंत्रीय संविधान को लोकतंत्रीय संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटिश लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि वे रूढ़ियों के विकास पर ही निर्भर रहे। यानी कि किसी तरह की कोई कानूनी विधि या कानून बनाकर संविधान में नहीं जोड़ा उन्होंने, बल्कि वो रूढ़ियों के विकास पर ही निर्भर रहे और उन्हीं के अनुसार उन्होंने कार्य किया। परंपराओं ने यह संभव बना दिया कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न रहे उसे त्यागपत्र देना ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप दोनों ही सत्तारूढ़ दल या विरोधी दल उत्तरदायित्व से काम करते हैं। जो जिस भूमिका में होता है वो पूरी ईमानदारी से उसी भूमिका में काम करता है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की हार के बाद विरोधी दल को भी सरकार बनानी पड़ती है। पांचवा पॉइंट है कि परंपराएं सम्मान संहिताएं हैं। परंपराओं की पालना मुख्य रूप से इसलिए की जाती है कि वे कोड ऑफ ऑनर है। कोड ऑफ ऑनर का मतलब है कि वे सम्मान की सूचक हैं। सम्मान संहिता है, वे खेल के नियमों के समान है। यदि उनका उल्लंघन हो तो निस्संदेह कोई गैरकानूनी कार्य नहीं होगा, परंतु असंवैधानिक अवश्य होगा और उसके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यही कारण है कि एडवर्ड अष्टम को भी जनमत के सामने झुकना पड़ा जब जनमत ने उसे एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि यह परंपरा राजघराने के लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए। वो परंपरा है, इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो कैथोलिक स्त्री से विवाह कर रहे थे, तो उनको झुकना ही पड़ा। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व देखने को मिलता है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं के कारण ही लचीला हो गया है। हैरिसन ने लिखा है कि संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना अब तक कर पाई है। न्यूमैन कहता है कि परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उनका संबंध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातंत्र से है, जिनसे सभी इंग्लैंड वासी सहमत है। वियर ने लिखा है कि परंपराएं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है, विधानमंडल के दोनों सदनों के परस्पर संबंध नियमित करती है, विधान पालिका के संगठन को निर्धारित करती हैं, विधान पालिका और कार्यपालिका संबंध को निश्चित करती हैं, राजनीतिक दलों और शासन के अंगों के संबंध स्थापित करके शासन की रूपरेखा को भी संतुलित करती हैं, शासन व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुसार लचीला और परिवर्तनशील बनाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि परंपराओं की मान्यता केवल इसलिए नहीं होती कि उनका विधि से संबंध है, बल्कि इसलिए अधिक होती है कि वे जनता की पवित्र धरोहर हैं। तुलनात्मक रूप में अगर देखें तो इंग्लैंड में संविधान में परंपराएं अधिक है, अमेरिका में परंपराएं बहुत कम हैं। इंग्लैंड के संविधान का स्रोत परंपराएं हैं और उसका विकास प्रथाओं के द्वारा हुआ है, जबकि अमेरिका के संविधान का स्रोत लिखित संविधान है और उनका विकास कुछ सीमाओं तक प्रथाओं के द्वारा हुआ है। परंपराओं ने ब्रिटिश संविधान को लचीला बनाया है, जबकि अमेरिकी संविधान की जटिलता प्रथाओं के कारण कम हुई है। परंपराओं को तोड़ने पर गंभीर प्रतिक्रियाएं और परिणाम हो सकते हैं, जबकि अमेरिका में परंपराओं को तोड़ने पर सरकार की कार्यप्रणाली कठिन हो सकती है, परंतु गंभीर प्रतिक्रियाओं की संभावना कम है। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व है। आपको इन परंपराओं को, जो मैंने 2, 3, 4 तरह की परंपराएं बताई हैं, आपको उसी रूप में उनको
याद करना पड़ेगा, क्योंकि परंपराओं पर मेरे ख्याल से हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, जो रिपीट होता रहता है। इस बार आया तो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आया तो इस बार नहीं आएगा। इस तरह से परंपराओं पर जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, आपको उसको तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं, या राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी परंपराएं हैं वो आपको एज इट इज़ जिस तरह से मैंने बताई है उस तरह से आपको याद करनी पड़ेंगी और उस तरह से आपको लिखनी भी पड़ेंगी। थैंक यू।